ठीक है। तो आज का चैप्टर जो हमारा सप्लाई है, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि गुड्स बनने के बाद उसकी बाजार में अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, और अवेलेबिलिटी प्रोड्यूसर जो गुड्स की कराएगा वो प्रॉफिट के मकसद से होगी। ठीक है। गुड्स बन तो बहुत सारे गए हैं, लेकिन उसमें से कुछ सामान, उसमें से कुछ क्वांटिटी हम बाजार में अवेलेबल कराते हैं, जिसे आप सप्लाई कहते हैं, और जिस क्वांटिटी को हम होल्ड करके रखते हैं बाद में सप्लाई करने के पर्पज से, उसे आप स्टॉक कहते हैं। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। सप्लाई of any good refers to the quantity that a seller is ready to sell in the market at different level of prices. ठीक है बॉस। अब आगे बढ़ते हैं और बात समझते हैं कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिनकी वजह से किसी प्रोडक्ट की सप्लाई में बदलाव आएगा, और ये बदलाव अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। मतलब यहाँ पर प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। मेरे साथ आइए फर्स्ट पॉइंट पढ़ने के लिए। वेरी फर्स्ट पॉइंट आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर है प्राइस। प्राइस किसका सर? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। मैंने आपको बड़ा सिंपल और लॉजिकल एग्जांपल दिया था अभी। मैंने कहा कोई प्रोडक्ट, एक सेकेंड जी, मैंने कहा कि कोई प्रोडक्ट हमारे लिए 10 रुपए का है और आप उसकी क्वांटिटी सप्लाई करते हो 1 लाख यूनिट। वो प्रोडक्ट 50 रुपए का हो जाता है, आप उसकी 5 लाख यूनिट सप्लाई करते हो। क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर अगर मैं कंक्लूजन के लिए आपको बोलूं तो आप कंक्लूड करेंगे, जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई यहाँ पर बढ़ती है, इन सर्च ऑफ मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए जैसे ही प्राइस बढ़ता है हम सप्लाई को बढ़ा देते हैं। देयर एग्जिस्ट कौन सा रिलेशन? अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। किसके बीच में? प्राइस के बीच में और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। एज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो राइजेस। बढ़िया। दिस इज द वेरी फर्स्ट फैक्टर, और यही आपके लिए पहला डिटर्मिनेंट है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। राइट। अब आइए यहां पर समझते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर सुनिए, अगर किसी टेक्नोलॉजी में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें कोई बदलाव या चेंज आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? समझिएगा। मैं एक इलिस्ट्रेशन आपके सामने रखूंगा और उसके थ्रू हम समझेंगे। देखो बेटा, किसी प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है, यानी प्राइस जिसको आप कहते हैं, वो है 200 रुपए, और समझिए यहाँ पर, और उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 100 रुपए। अब यहाँ पर कहना चाहता हूं मैं कि 100 रुपए में प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है और उसको बेचा कितने रुपए में जा रहा है? 200 रुपए में। तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा? कोई बताना चाहेगा? ये जो डिफरेंस है 100 रुपीज का, ये क्या है? सर 200 माइनस प्रॉफिट। 100, दिस इज व्हाट? प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। बढ़िया, जानते हैं सब लोग, है ना। अब चलो, मान लीजिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है, एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आती है जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी घटकर 70 यानी 70 रुपीज रह गई। पहले प्रोडक्ट कितने में बन जाता था? 100 रुपीज में। अब अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो यही प्रोडक्ट अब 70 रुपीज में बनकर तैयार है। ठीक है बेटा। पहले प्रॉफिट मिलता था कितने रुपए का? देखो जरा, 100 रुपए का। 100। अब प्रॉफिट कितने का हो गया है? 130। 130। 130 का। ठीक है। तो यहां पर बेटा मैं क्या कहूंगा कि अगर मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो उस केस में मैं सप्लाई को क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। इसका मतलब समझे आप कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, और जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है। चलो मैं रिवर्स करके समझाता हूं, उसका उल्टा करके हम समझते हैं। मान लो एक घटिया टेक्नोलॉजी आ जाती है, या हम बहुत ओल्ड या इंफीरियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरानी टेक्निक से प्रोडक्शन करते हैं, तो साहब प्रोडक्शन करने का जो खर्चा होगा ना वो बढ़ेगा। अगर हम ओल्ड या इंफीरियर टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है। पहले कहाँ प्रोडक्ट 100 रुपए में बन जाता था, है ना, 200 में बेचते थे, प्रॉफिट मिल जाता था 100 रुपीज का। अभी प्रोडक्ट बनाने में ही 120 रुपए खर्च हो जाते हैं, और प्रोडक्ट बेचना कितने में है जी? 200 रुपए में। तो अब प्रॉफिट कितने का रह गया? 80 रुपए का, 80 रुपीज का। क्या करेंगे सप्लाई के साथ? सप्लाई को आप रिड्यूस कर दोगे। ठीक है। मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर इस पॉइंट से सिर्फ इतनी है कि इफ देयर इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज होता है, और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। अगर हम यहाँ पर पुरानी टेक्निक यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ ओल्ड और इंफीरियर टेक्नोलॉजी,
पुरानी टेक्निक यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज एंड कॉन्सिक्वेंटली क्वांटिटी सप्लाइड विल फॉल। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि क्वांटिटी सप्लाइड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिलेशनशिप कैसा होता है तो क्या बताएंगे आप उसको? इनवर्स रिलेशन होता है। बहुत बढ़िया, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो ये है मेरा सेकंड पॉइंट, दिस इज माय सेकंड फैक्टर जो किसी कमोडिटी के प्राइस के अलावा सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है, वो है चेंज इन टेक्नोलॉजी। थर्ड फैक्टर की तरफ हम चलेंगे, ये इलिस्ट्रेशन बेटा याद रखने वाली बात है। थर्ड फैक्टर की तरफ आ जाइए, देखें, चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, समझिए जरा मेरे साथ, चलिए इसको समझते हैं। किसी प्रोडक्ट का प्राइस जिसको आप सेलिंग प्राइस कहते हैं वो है 200 रुपए और उस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है वो है 100 रुपए। अगेन प्रॉफिट कितने का है? 100 रुपए का, है ना। अच्छा, मान लीजिए ये जो 100 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बेटा, ये 100 रुपए किसको मिलाकर आता है? ये 100 रुपीज किसको मिलाकर आता है? 100 रुपीज के लिए हमने बिल्डिंग का रेंट दिया होगा, लेबर को वेजेस दी होगी, रॉ मटेरियल के पैसे दिए होंगे, देखते जाओ देखते जाओ, रॉ मटेरियल का पैसा दिया होगा ना, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया होगा। ठीक है, मशीनरी चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से तो पावर चार्जेस लगे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया होगा, कुछ मशीनें डीजल पे चलती हैं तो उसका फ्यूल एक्सपेंस हुआ होगा। समझ रहे हो? इन सबको मिला दीजिए तो एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, वो कितना आ रहा है? 100 रुपए। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए रेंट लगा, मान लीजिए एक्स अमाउंट, 35 रुपए का रेंट लगा, 15 रुपए वेजेस लगी, ठीक है, 20 रुपए रॉ मटेरियल लग गया। समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके से भाई 5 रुपए ट्रांसपोर्ट हो गया, इसके अलावा 15 रुपए आपका पावर चार्जेस हो गया, इस तरीके से हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया जी? 100 रुपए आ गया। दिस इज आवर क्या, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मानिए मेरी बात जरा यहाँ पर समझिए इस चीज को, यहाँ पर एक काम करते हैं, दिस इज 35 एंड 15 60, 60 और 20 80, 80 और 20, ओके इसको कम कर देते हैं, तो 5 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया और अब बचाइए 10, ऐसा। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्प्लिट। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि मान लीजिए इनमें से किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ जाता है, लेबर कहती है कि जी हम स्ट्राइक कर देंगे अगर हमें वेजेस हमारे को 5 रुपए या 15 रुपए एक्स्ट्रा और नहीं दी गई तो हम स्ट्राइक कर देंगे। बेटा अगर 15 रुपए वेजेस एक्स्ट्रा हो जाएंगी तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगा। अगर 15 रुपए वेजेस एक्स्ट्रा मांगी जा रही हैं तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब कितना हो जाएगा? 115। प्रॉफिट पहले मिलता था 100 रुपए का, अब कितने का रह गया बेटा? बता दो बता दो। 85। 85 का रह गया। बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि सर हम इसको क्यों नहीं चेंज कर सकते, हम ये प्राइस को 200 रुपए से बढ़ाकर 215 क्यों नहीं कर देते? आम जिंदगी में तो हमने ऐसा ही देखा है कि अगर कोई चीज महंगी होती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, कहता है जी महंगा है, हम क्या करें, आपको भी महंगा खरीदना पड़ेगा। वो बर्डन जो है ना वो कंज्यूमर पे पुट कर दिया जाता है कि लेबर कॉस्ट महंगी हो गई है तो आपको महंगा खरीदना पड़ेगा। ठीक है, बट इस केस में तो ऐसा नहीं हो रहा। सुनिएगा, हमारे यहाँ पर अजम्पशन है बेटा, चेंज जिस फैक्टर में होगा, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, चेंज जिस फैक्टर में होगा और उसका असर जिस पर पड़ेगा, बस, बाकी दुनिया आपके लिए कांस्टेंट है। अभी किस फैक्टर में चेंज हो रहा है? प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, गुड्स को बनाने के लिए जो हम इनपुट्स यूज करते हैं उसके प्राइस में चेंज आ रहा है और उसका असर, उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? कमोडिटी की सप्लाई पर। बाकी सारे फैक्टर्स में कमोडिटी का प्राइस भी आ गया, वो आपके लिए क्या रहेंगे? कांस्टेंट, जिसमें बदलाव नहीं आएगा। आई होप ये समझे होंगे आप। तो अब अगर प्रॉफिट पहले 100 रुपए का था, अब 85 का हो गया, तो मैं जानना चाहूंगा सप्लाई के साथ क्या करेंगे? सप्लाई को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? सर सप्लाई कम कर देंगे। सप्लाई कम कर देंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो जी, अभी यहाँ पर हमने क्या देखा, मान लीजिए रॉ मटेरियल आपका 10 रुपए सस्ता हो गया, 10 रुपए से रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, तो जो रॉ मटेरियल 10 रुपए से सस्ता हुआ है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर इंपैक्ट करेगा ना। 10 रुपए से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सस्ती हो जाएगी। अभी प्रॉफिट पहले 100 का था, अब 110 रुपए का है, तो हमें तो सप्लाई में बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है, मतलब सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, मैंने ऑब्जर्व क्या किया, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन को तो देखो कि अगर मैंने यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट सर इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है एंड कॉन्सिक्वेंटली सप्लाई कम हो जाती है। मैं इसका रिवर्स ऑपरेशन दिखाऊं कि प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट अगर डिक्रीज होता है सर
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन इन फैक्टर नंबर 3, जिसको आप कहते हैं चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स। कोई समस्या है, कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए बेटा। हाँ जी, आगे बढ़े फिर हम लोग फोर्थ फैक्टर की तरफ चलते हैं, अगर ये क्लियर है तो। अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप बताइए, मैं तैयार हूं उसको बताने के लिए। अगर क्लियर होता जा रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। आइए नाउ, अब मैं आपको अगला फैक्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको आप लोग कहते हैं चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। बेटा प्रोड्यूसर का गवर्नमेंट के साथ क्या नाता है, कोई मेरे को बता दे। प्रोड्यूसर का गवर्नमेंट से क्या रिश्ता है? सर टैक्स पे। गवर्नमेंट कहती है भैया टैक्स दे दो, प्रॉफिट कमा रहे हो, देश की सेवा कर रहे हो, देश को गुड्स दे रहे हो, प्रॉफिट मिल रहा है, टैक्स दे दो। चलिए, और अगर प्रोड्यूसर सोचे कि यार गवर्नमेंट है, हमसे टैक्स लेती है तो हमारे लिए कुछ करे, तो प्रोड्यूसर बदले में क्या एक्सपेक्ट करता है? सब्सिडीज। हाँ, वेरी गुड, सब्सिडीज को एक्सपेक्ट। ये आ रहा है ना मजा क्लास में, ठीक है ना? ऐसे इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, ठीक है? सब्सिडीज की एक्सपेक्टेशन रखता है। आइए मेरे साथ समझते हैं इसको। अगर गवर्नमेंट कहती है कि सर टैक्स ज्यादा लगेगा, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, प्रोडक्ट बेचने पे जो टैक्स लगता था वो बढ़ा दिया। आप मुझे बताइए कि आपकी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर आपका गवर्नमेंट कहती है चलो यार अभी कोरोना टाइम पीरियड चल रहा था, सभी का बिजनेस डाउन हो गया था, चलो टैक्स कम कर देते हैं, तो सप्लाई आपकी बढ़ने की उम्मीद है। इंक्रीज। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो हो गया टैक्स के साथ सप्लाई का रिलेशन, जिसे हम कहते हैं ये इनवर्सली रिलेटेड है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सब्सिडीज का रिलेशन भी समझो। सब्सिडीज का रिश्ता क्या होता है? अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है, टैक्स ज्यादा है, इसका मतलब सब्सिडीज यहाँ पर कम है। और अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर रखा है तो इसका मतलब सब्सिडीज का इंपैक्ट यहाँ पर ज्यादा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझिएगा, ठीक है। ग्रॉस जी टैक्स लिख रहा हूं। जी टैक्स का मतलब है ग्रॉस टैक्स पेबल। कितना रुपया देना था आपको? 100 रुपए देने थे, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक प्रोड्यूसर को लगता है कि भैया ये टैक्स तो बहुत ज्यादा है, 100 रुपए। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि सर कुछ डिस्काउंट तो दे दीजिए, तो बहुत ज्यादा टैक्स है। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, आप लोग 10 रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं। 10 रुपए की सब्सिडी का मतलब कितना हो गया? अभी टैक्स कितने का देना पड़ेगा? एन टैक्स, मतलब नेट टैक्स पेबल कितना हो गया बेटा? 90। ये समझ गए? यह है सब्सिडी का फंडा। मैंने बताया सब्सिडी कहते किसको है। रिबेट इन टैक्सेस। रिबेट इन टैक्सेस आपकी भाषा में, कैजुअल लैंग्वेज में है डिस्काउंट। टैक्स में जो डिस्काउंट मिल गया वो सब्सिडी है। लेकिन बेटा यहां पर देखो कि अगर ये सब्सिडी गवर्नमेंट बढ़ा करके 20 रुपए कर दे और ग्रॉस टैक्स 100 रुपए ही रहे और सब्सिडी बढ़कर 20 रुपए हो जाए, तुम्हारा नेट टैक्स बढ़ेगा या कम होगा? बोलो बोलो बोलो। कम हो जाएगा। कम हो जाए। 80 रुपीज हो गया ना बेटा ये। तो अब जरा मेरे इस एंगल को समझो, इधर देखना, इधर इस एंगल को समझना। यहां पर सब्सिडीज को बढ़ाया गया और उधर टैक्स हो गया कम। फिर से बोलूं, यहां सब्सिडीज को बढ़ा दिया गया, यहां पर टैक्स हो गया कम। और जब सब्सिडीज बढ़ती है यानी डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, ठीक है, तो हर प्रोड्यूसर खुश होता है, कहता है भैया ये तो अच्छी बात हो गई, हम सप्लाई बढ़ाएंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट नाराज हो गई, गवर्नमेंट कहती है पैसा ही नहीं आ रहा, हम क्या करें, ठीक है, फंड्स ही जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, हम क्या करें। गवर्नमेंट ने कहा भाई 10 रुपए की सब्सिडी नहीं है, अब हमारी सब्सिडी है सिर्फ 5 रुपए की। सर ये जो 90 रुपीज का टैक्स था, ठीक है, नेट टैक्स, अब ये कितना हो गया? 95 हो गया, है ना? 90 से 95 हो गया। क्यों? क्योंकि सर ये देखो सब्सिडी कम हो गई है, डिस्काउंट कम हो गया है, इसलिए प्रोड्यूसर को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। हो गया मामला खराब और यहाँ पर सप्लाई कम हो जानी है। प्रोड्यूसर कहता है बचना ही नहीं है कुछ, मैं बेचूं क्यों? दिस इज द पार्ट, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट पॉलिसी का रिएक्शन, चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। प्रोड्यूसर का सप्लाई पे क्या रिएक्शन होता है अगर टैक्सेस चेंज होते हैं तो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो मैं रब करता हूं, इसको मिटाता हूं। आ गया समझ में सबको? क्लैरिटी है? चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भैया, अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अगले पॉइंट की, प्राइस ऑफ अदर गुड। आ जाओ, चलो। प्राइस ऑफ अदर गुड क्या होता है सर? अदर गुड आपने कल डिमांड चैप्टर में पिछली क्लास में पढ़ा कि
जो रिलेटेड गुड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो जो सप्लीमेंट्री नेचर के हैं, यानी एक मतलब एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और कुछ गुड्स होते हैं जो एक साथ इस्तेमाल किए जाने हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ गिवन ह्यूमन वांट। अगर किसी गिवन ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना है तो दोनों गुड्स का साथ में इस्तेमाल होना जरूरी है। सर आपके पास एक कार है जो कि पेट्रोल पर चलती है, गाड़ी है तो पेट्रोल चाहिए, ठीक है। सिर्फ गाड़ी है पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी किसी काम की नहीं है, और सिर्फ पेट्रोल है कार नहीं है तो पेट्रोल का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हो गए जी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक पार्ट समझाना चाहता हूँ। देखिए, प्राइस ऑफ अदर गुड्स के लिए यहाँ पर एक कंपनी है, देखो एक फर्म है, फर्म, वो फर्म दो तरह के प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, और ये दोनों ही प्रोडक्ट ना एक दूसरे के क्या हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट हैं। ये कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है और ये दोनों ही एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। मान लीजिए कंपनी LED टेलीविजन्स बनाती है और LCD टेलीविजन्स बनाती है। LED डिस्प्ले और LCD जो डिस्प्ले टेलीविजन्स हैं, हम ये दोनों बना रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, LED मेरे घर में है या LCD है? टीवी तो टीवी है, खाली पिक्चर क्वालिटी का तो फर्क पड़ता है, और क्या हो जाता है, टेलीविजन तो टेलीविजन है ना। यानी ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हुए कि नहीं। लेकिन मजे की बात अब ये चेक करेंगे हम, प्राइस जो है बाजार में LED का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। मुझे ये बताओ कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है LCD की, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है? सर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी? नहीं सर, डिक्रीज होगी ना, ये डिक्रीज होगी। अच्छा, मैं जब पढ़ता था ना सर, मैंने भी पहली बार यही आंसर दिया था, ठीक है, और मेरी टीचर ने बोला था कि बैठ जा, अभी बैठ जा, मैं बताएंगे हम, ठीक है। मैंने को लगा यार पता नहीं क्यों आंसर क्यों गलत है, लेकिन जब मैंने लॉजिक समझा तो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को समझना रह गया था। मैं प्रोड्यूसर के एंगल से नहीं सोच रहा था, ठीक है। प्रोड्यूसर के एंगल से सोचो ना, तुम्हारी कंपनी है यार, दो प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, LED और LCD। सोचो अगर LED का दाम महंगा हो जा रहा है, पैसा तो उसमें ज्यादा मिलेगा ना, प्रॉफिट तो उसमें ज्यादा मिलेगा ना, तो तुम LCD की सप्लाई क्यों बढ़ाओगे? तुम तो LED बेचोगे, LCD की सप्लाई कम कर दोगे, तो इसको रोको, उसकी सप्लाई ज्यादा करो। क्यों? क्योंकि प्राइस उसका बढ़ रहा है मार्केट में। लेकिन सर बिकेगा ही नहीं तो हम प्राइस क्यों बढ़ाएंगे? देखो, डिमांड वाली बात नहीं करनी है हमने यहाँ पर, सुनो मेरी बात, डिमांड के बारे में नहीं सोचना है। कल जब पिछली क्लास में डिमांड मैंने पढ़ाया था, कि लॉ ऑफ डिमांड होता है, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे, आपने कहा हाँ जी, ठीक है ना। इसको लॉ ऑफ डिमांड बोला, आपने कहा हाँ जी। प्रोड्यूसर के बारे में सोचा था आपने कि प्रोड्यूसर बेचारे पे क्या बीत रही होगी, कि प्राइस कम होगा तो आप ज्यादा खरीद रहे हो, बेचारे को प्रॉफिट हो रहा होगा कि नहीं? सोचा था? नहीं ना, क्योंकि इंडिविजुअल स्टडी थी। तो अभी प्रोड्यूसर के बारे में सोच रहे हो ना, तो कंज्यूमर को क्यों ला रहे हो बीच में? अभी सिर्फ प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझो कि भाई तू क्या चाहता है ये बता, ठीक है। आ जाओ, देखो, तो यहाँ पर प्राइस LED का बढ़ गया और LCD जो इसका सब्स्टिट्यूट था उसकी सप्लाई कम हो गई, ठीक है। ये समझ गए रिलेशन कौन सा है? डायरेक्ट, है ना, बोलना पड़ेगा, इनवर्स। इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे को डिमांड याद आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है डिमांड वाला, क्योंकि हम कंज्यूमर है ना, पहले तो हम कंज्यूमर है। डिमांड वाला बड़ा अच्छा लगता है कि सर अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफी की डिमांड, बोलो बोलो, चाय सर महंगी हो गई सर, कॉफी सर अभी, कॉफी कंज्यूम ज्यादा होता है। कॉफी ज्यादा कंज्यूम होगा, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। कौन सा रिलेशन था डिमांड में? डायरेक्ट डायरेक्ट। रिलेशन था। लेकिन सप्लाई में कौन सा रिलेशन आ गया बेटा? इनवर्स रिलेशन आ गया। समझ गए मेरी बात? ये है इसका फंडा। Yes, sir. आप में से कौन बताना चाहेगा या कौन बता सकता है कि LED या LCD दोनों में से कमोडिटी इन कंसिडरेशन कौन सा है? मेन कमोडिटी कौन सी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सर एलईडी। LED। LED मेन प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको, आपके नॉलेज को हम रिफाइन करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है। कैसे? देखो बेटा, क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है प्राइस ऑफ अदर गुड। अदर गुड क्या हो गया? मेन गुड ये था, सप्लाई जिसकी हम ले रहे हैं। याद रखना, मेन गुड की बात हो तो पकड़ के रखना इस फैक्ट को, जिस प्रोडक्ट की डिमांड या सप्लाई की बात हो रही है वही हमारा कमोडिटी इन कंसिडरेशन होगा। ये जो प्राइस किसका लिया है? LED का, तो ये LED हमारा हो गया अदर गुड, ठीक है। और ये जो LCD है हमारा, ये हो गया हमारा मेन गुड। बोलो जी, समझे?
ये है इसका लॉजिक, ये है इसका फंडा। हम अदर गुड्स में हमेशा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स को कंसीडर करेंगे। इसको कंसीडर करेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए अब बारी हो गई मिसलेनियस फैक्टर की। सर बहुत सारे फैक्टर्स आपने पढ़ा दिए, ठीक है, बट देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो हमारे सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मिसलेनियस कैटेगरी में दो हमने रखे हैं यहाँ पर। पहला है जी एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ मेन गुड। अगर सोचो सोचो सोचो, अगर फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट में उस गुड की सप्लाई पर क्या फर्क पड़ेगा? बोलो बोलो। सर वो इस टाइम पे ज्यादा कंज्यूम होने लगेगा। इस टाइम पर ज्यादा कंज्यूम होने लगेगा। अरे बिल्कुल सही। अब आप तो देखो कंज्यूमर वाले ही उसमें बैठे हो। अब प्रोड्यूसर के बारे में तो सोचो। कंज्यूमर कहता है मैं ज्यादा खरीदूंगा क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। बट सेलर क्या कहता है? सर सप्लाई कम कर देगा हाँ, वो। सेलर कहता है सर है ही नहीं, सॉरी है ही नहीं, है ना, वो स्टॉक कर लेता है बेचारा, कहता है ही नहीं सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, प्रेजेंट में सेलर कहता है कि भाई साहब है ही नहीं, सेलर सप्लाई कम कर देता है, कहता है रखो थोड़े दिन बाद बेचेंगे, महंगा बिकेगा, फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट में सप्लाई कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा। अच्छा देखो, ये बहुत बहुत टफ क्वेश्चन है, ये नहीं बता पाते ये बच्चे। बताऊं आपको, शायद आप कुछ नॉलेज हो। बाजार में जो सप्लाई थी वो एक्स अमाउंट की थी और नंबर ऑफ सेलर्स थे 400, 400 सेलर्स थे और एक्स अमाउंट की, मैं अमाउंट नहीं बता रहा, एक्स अमाउंट की सप्लाई थी। सर आज हमारे सेलर हो गए हैं 1000, सप्लाई एक्स प्लस हुई होगी या माइनस? सप्लाई कहा था ना मैंने, बहुत टफ क्वेश्चन है। प्लस प्लस प्लस, दो ही बच्चों ने बताया प्लस। आंसर यस तो सर। माइनस, आंसर तो माइनस है, आंसर माइनस है बच्चा। कितने लोग एग्री करते हैं कि आंसर माइनस होना चाहिए? थोड़ा थोड़ा चलो भैया, मेरे साथ भी चलो। मुझे ऐसा मतलब इग्नोर मत क्या करो कि अरे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दो इन्हें, देखेंगे बाद स्टॉक में। खत्म। स्टॉक करेंगे? नो सर। ठीक है, क्या इसका मैंने बोला माइनस है आंसर इसका। आप लोग दो बच्चे कह रहे हैं प्लस है, बाकी बच्चे हमारी ऑडियंस हैं कि देखें ये लोग क्या खेल रहे हैं। है जी? सोनित क्या होगा बेटा, आंसर बताओ। सोनित? सर प्लस होना चाहिए। प्लस होना चाहिए। फिर आप देखो, मैं सही आंसर बता रहा हूं लेकिन आप लोग कह रहे हो कि नहीं प्लस होना चाहिए। 400 सेलर बाजार में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, अभी सेलर बढ़कर 1000 हो जाते हैं, सप्लाई बढ़ेगी ना, प्लस होना चाहिए आंसर। ठीक है, थोड़ा सा वो एलिमेंट, बाजार में कॉन्फिडेंस नाम की कोई टेबलेट नहीं मिलती जिसको खा लो और हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा लॉजिक क्या है, और आपके जो आंसर्स हैं बिल्कुल सही हैं। राइट, कोई भी कितना भी आपको गुमराह करने की कोशिश करे, होता नहीं है एग्जामिनेशन में कई बार होता है ना कि मेरा जो दोस्त है ना वो मेरे से ज्यादा समझदार है, उसने ज्यादा पढ़ा होगा, बता दे आंसर, वो बताता है, ठीक है, उसका गलत वाला अपना सही वाला काट कर उसका गलत वाला लिखते हैं, थैंक यू यार। ठीक है, मार्क्स मिलते हैं तब पता चलता है कि वो जो सही काटा हुआ था ना आपने, वही सही आंसर था। हम दूसरों को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझ लेते हैं कि अरे ये है ना, वो भी 11th क्लास में, ये जिसके साथ तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें अपने पे भरोसा ही नहीं होता। ठीक है, चलो तो आंसर प्लस होगा बच्चे। नंबर ऑफ फॉर्म्स अगर बढ़ती हैं बाजार में तो नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़कर क्या करेंगी? गुड सप्लाई करेंगी। पहले वाले जो सेलर सप्लाई कर रहे थे प्लस नए वाले सेलर सप्लाई कर रहे थे, सप्लाई बढ़ जानी है, और नंबर ऑफ सेलर्स अगर घट जाएंगे तो सप्लाई घट जाएगी। ये है नंबर ऑफ फॉर्म्स वाला पॉइंट मिसलेनियस फैक्टर्स के अंदर। अब मैं आपके साथ इसके फर्दर स्टडीज की तरफ जाता हूं। देखिए, अब ये वाला पॉइंट हमें पढ़ना है, सप्लाई फंक्शन क्या होता है। मुझे डिमांड फंक्शन याद आ रहा है, कोई सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन मुझे याद दिलाओ भाई। डिमांड फंक्शन टॉपिक याद आया है, टॉपिक में था क्या ये भूल गया मैं, बताओ मुझे क्या था, कैसे लिखते थे? ऐसे कुछ याद है, डी एक्स यानी डिमांड फॉर गुड एक्स
आगे क्या डिजाइन डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, प्राइस income of ऑफ the रिलेटेड गुड्स, Income of consumer. income of the income of the consumer, consumer, taste and prices, preferences of the consumer and miscellaneous factor. इसी को डिमांड फंक्शन बोलते थे ना, ठीक है। आ जाओ, आज देखो, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। PF, change in the price of factor inputs, change in the government policy, change in the price of related good या other goods and miscellaneous factor. समझ गए? Supply of any good depends on its determinants. ठीक है, किसी भी गुड की सप्लाई उसके डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करती है, और इसी फंक्शनल रिलेशन को, इसी फंक्शनल रिलेशनशिप को हम कहते हैं क्या? बोलो, सप्लाई फंक्शन। ये इसका पॉइंट है। देखिए, यही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, और 1 मार्कर क्वेश्चन में ये सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन देना जरूरी है। चलिए, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड आपने पढ़ा था। अब मैं आपको लेकर चलूंगा इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के पर्सपेक्टिव को समझाने के लिए। देखिए मेरे साथ, यहां पर इंडिविजुअल सप्लाई क्या कहता है। देखें, इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब, मान लीजिए मैं एक सेलर हूं, कल मैं एक बायर था ना पिछली क्लास में जिसका नाम था ए, आज मैं एक सेलर हूं जिसका नाम है ए। प्रोडक्ट का प्राइस सर 10 रुपए, मैंने 100 यूनिट्स बेची, प्रोडक्ट का प्राइस 20 रुपए हुआ, 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, मैंने सप्लाई बढ़ा दी, 10 रुपए और ज्यादा मिले, मैंने सप्लाई और बढ़ा दी, 10 रुपए और ज्यादा, सप्लाई मेरी और ज्यादा बढ़ गई। यानी आपने क्या देखा कि ये लालची सेलर है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो ये सप्लाई बढ़ाते चले जा रहा है, इसको पैसा ही पैसा चाहिए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए। हर सेलर इसी मोटिव से काम करता है, याद रखना, हर सेलर इसी मोटिव से काम करता है। अच्छा जी, लेकिन अब तो इसको अगर हम कहें कि ये क्या है, सप्लाई बाय एन इंडिविजुअल सेलर, मेरा नाम ए है, सप्लाई बाय एन इंडिविजुअल सेलर, या क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल, क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय एन इंडिविजुअल सेलर एट, इधर देखो, कर्सर को चेक करो, एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइजेस, क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय इंडिविजुअल सेलर, दिस इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई। डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन पढ़िए एक बार। ना, अब इन टोटल, जैसे मैंने कहा था कि तीन हमारे कितने हैं, 3 बायर्स थे, ABC नाम था। अब यहां पर हैं 3 सेलर जिनका नाम है ABC, मेरे साथ साथ 2 सेलर और हैं, मार्केट में 3 सेलर हैं जी, ठीक है। तो प्राइस बढ़ रहा है, मैंने सप्लाई बढ़ाई, बाकी लोग क्या करेंगे, बाकियों की भी सप्लाई बढ़ेगी ना, ठीक है। अब आपने कहा जी मार्केट में टोटल सप्लाई कितनी है, 10 रुपए के प्राइस पर बाजार में टोटल सप्लाई कितनी है, मैंने कहा A + B + C। जितने भी सेलर बाजार में एक प्राइस पर क्वांटिटी ऑफर कर रहे हैं उनको एडिशन कर दीजिए, उनका आपको मार्केट सप्लाई मिल जाएगा जो कि 600 है। सिमिलरली 20 रुपए के प्राइस पर मार्केट सप्लाई A + B + C, 30 रुपए के प्राइस पर मार्केट सप्लाई A + B + C, 40 रुपए पे मार्केट सप्लाई A + B + C। आ गया समझ? सर ये तो जादू हो गया, क्या कि सर प्राइस बढ़ रहा है और मार्केट सप्लाई भी बढ़ रही है। नो कमेंट्स। अब इसको मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि बेटा जब ये तीनों का बिहेवियर पॉजिटिव है प्राइस से, तो मार्केट का बिहेवियर भी तो पॉजिटिव ही होगा ना प्राइस से। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी थी कि आप इसमें इसको मिरेकल समझ बैठे कि ये तो चमत्कार हो गया सर। ठीक है, आइए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ रिलेशन कौन सा था, डायरेक्ट रिलेशन था, तो ग्राफ किधर जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये आपने पहले भी समझ रखी हैं बातें। देखो ए का प्राइस, ए का सप्लाई कर्व ये रहा, बी का, सी का सप्लाई कर्व ये रहा। ठीक है, मेरे को पता नहीं क्यों ये नहीं समझ आ पाता, ये लाइंस आपस में पैरेलल मैं क्यों बना देता हूं, पैरेलल बना देता हूं लाइंस, पता नहीं क्यों। कोई बताएगा मुझे लाइंस पैरेलल क्यों होती हैं? सर वो क्योंकि उन 3 वैल्यूज का समेशन होता है।
तीन वैल्यूज का समेशन होता है। वो तो ये लाइन है ना बेटा, ये वाला ग्राफ है ना, वो तो मार्केट सप्लाई का। लेकिन ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल क्यों बना दी मैंने? सर आप जानो, आपका एग्जाम्पल था, हमने कुछ बोला क्या? है ना, आपका एग्जाम्पल था, आपका ग्राफ है, आप जानो, हम क्यों बताएं? लेकिन मैं रीजन जानना चाह रहा हूं कि अच्छा मैथमेटिक्स में छोड़ो, ये इकोनॉमिक्स छोड़ो, मैथ्स में हमने पढ़ा था दो लाइंस आपस में पैरेलल कब होती है? तो जब वो यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म वे में जब कोई चीज चेंज हो रही होती है। बहुत बढ़िया, बहुत जब वो बढ़िया। कांस्टेंट होती है वैल्यू उनकी चेंज की। कांस्टेंट होती है वैल्यू, ठीक है। बाकी बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो ये पढ़ा था और ये याद है, दो पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, है ना। आसान वाला पकड़ लिया। लेकिन ये पैरेलल क्यों होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, ये भी तो समझो बेटा। जब दो लाइंस का स्लोप सेम होता है तो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं मैं। जब दो लाइंस का स्लोप आपस में पैरेलल, जब दो लाइंस का स्लोप सेम होता है तो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। यहाँ पर स्लोप का मतलब है रेट ऑफ चेंज। अब आ जाएगा इकोनॉमिक्स। स्लोप का मतलब, हम मैथ्स की बात नहीं कर रहे, स्लोप, अरे मैथ्स आ गया नहीं। स्लोप का मतलब है बेटा रेट ऑफ चेंज। यहाँ देखो कितने से चेंज हुआ, 100 से। यहाँ पर कितने से चेंज हुआ, 100। यहाँ पर कितने से चेंज हुआ, 100 से। यहाँ पर चेंज कितने से हुआ, 100 से। यहाँ पर भी 100 से चेंज, यहाँ पर भी 100 से। सिमिलरली यहाँ पे भी चेंज है 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 का चेंज, ठीक है। इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है, जिसको रेट ऑफ चेंज कहते हैं, वो बिल्कुल बराबर है। इस वजह से ये तीनों ग्राफ्स आपस में पैरेलल बनेंगे, ठीक है, समझ गए। अब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, A प्लस B प्लस C कर दूं, तो मुझे मिलेगा मार्केट सप्लाई कर्व A प्लस B प्लस C, जो ओरिजिन से, ये देखिए ओरिजिन से थोड़ा दूर बना है, और ये देखिए हल्का सा फ्लैटर जा रहा है, हल्का सा फ्लैटर होगा, मतलब फ्लैट, ये होता है क्लोज टू 90, दिस इज 90 डिग्री, क्लोज टू 90 डिग्री ये होता है स्टीपर, और आपका क्लोज टू 180 डिग्री ये होता है फ्लैटर। सर वो तो ठीक है, वो डिग्री बेटा, ये 90 डिग्री होता है और ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये आपका ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है, 90 डिग्री के क्लोज होगा तो वो स्टीप होगा, और अगर 80 डिग्री 180 डिग्री के क्लोज होगा तो वो फ्लैटर होगा, ठीक है। अच्छा, अब दो मैंने बातें बताई। पहली बात तो ये है कि फार फ्रॉम ओरिजिन, और दूसरी बात है हमारी यहां पर, जिसको हम कह सकते हैं, दूसरी बात यह है कि फ्लैटर। ये दो इसके कैरेक्टर है। फार फ्रॉम ओरिजिन क्यों है सर? बिकॉज सबका समेशन है ना, A प्लस B प्लस C, तो वैल्यूज तो ऐड हो रही है ना, तो वैल्यूज इसकी भी यहाँ पर ज्यादा आएगी, इसलिए फार फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। लेकिन ये फ्लैटर क्यों है? फ्लैटर इसलिए है, इधर देखो, यहाँ देखो, सभी लोग देखना ध्यान से। स्लोप कितना है, 100। स्लोप कितना है, बोल दो 100। यहाँ पर भी 100। यहाँ पे स्लोप कितना है, 100 प्लस 100 प्लस 100। नजर आया कुछ? यहाँ पे स्लोप है बेटा 300 का, इसलिए ग्राफ हल्का सा फ्लैटर बनेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं मार्केट सप्लाई कर्व की। पहला फार फ्रॉम ओरिजिन, और दूसरा हल्का सा फ्लैटर बनेगा, बिकॉज इसमें स्लोप एडेड है। कोई समस्या है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। और देखिए आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है लॉ ऑफ सप्लाई। किसी भी लॉ को, किसी भी प्रिंसिपल को समझाते हुए मुझे या किसी को भी पहले स्टेटमेंट बताना चाहिए। लॉ कहता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी बातें कांस्टेंट हैं, बाकी दुनिया कांस्टेंट है आपके लिए। क्वांटिटी सप्लाइड और प्रोडक्ट के प्राइस में, प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स, इसमें रिलेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, यानी प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन है। ये कब होगा, जब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय अदर थिंग्स? इसको देखो, अजम्पशन में बताया अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब है कि प्राइस ऑफ अदर गुड चेंज नहीं होगा। यहाँ पर मतलब है टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आएगा, फैक्टर इनपुट्स का जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगा, और जितने भी मिसलेनियस फैक्टर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं मिलेगा,
चेंज आएगा तो किसमें? मेन प्रोडक्ट के प्राइस में, और असर पड़ेगा तो किस पर? कमोडिटी की सप्लाई पर। वो भी कैसा? सर डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट और साथ में पढ़ लिया अजम्पशन। सर ये ग्राफ में बनाए तो कैसा लगेगा? देखो, इसके लिए ग्राफ बनाने से पहले सप्लाई स्केड्यूल को समझो। स्केड्यूल कहता है प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होनी चाहिए। नंबर्स कुछ भी हो सके आपके दिमाग में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रिलेशनशिप डायरेक्ट रखिएगा। कुछ कहते हैं मैं तो ये नहीं करूंगा, सर ने जो बताया था ना वो गलत बताया था, मैं तो ये बनाऊंगा 543 और ये हो गया कम 500, ये हो गया 200 और ये हो गया 100, मैं तो ये करूंगा। कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। जरूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ाकर ही दिखाना है, डिक्रीज करके भी दिखा सकते हो, जो तुम्हें पसंद आए। ठीक है, वो कर सकते हो। चलो अब आ जाओ ग्राफ के ऊपर। ग्राफ में वाई एक्सिस पर हमने डिनोट किया है प्राइस, जो आप लोग करना पसंद नहीं करते, कहते हैं ये कौन करेगा, ग्राफ बना रहे हैं सप्लाई का, यही रहम खा लिया हमने सर पे, है ना, टीचर पे यही रहम कर दिया कि ग्राफ बना दिया है, देख लो समझ लो, बाकी तुम्हें लेबलिंग तो आती होगी ना, तभी तो पढ़ाते हो। ऐसा मत करना, ग्राफ के नंबर 0 मिलेंगे, 0 अंडा। ठीक है, देखो प्राइस बढ़ता है, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होता है, सप्लाई भी इंक्रीज होती है। देखो इधर पहले हम ओरिजिनल प्राइस की बात करेंगे, प्राइस इतना था, सप्लाई हम इतनी करा करते थे, प्राइस हमारा बढ़ गया है, प्राइस बढ़कर यहाँ पर पहुंचा तो हमने देखा सप्लाई बढ़कर यहाँ पर पहुंची है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया तो ये बन गया जी सप्लाई कर्व। अब बच्चा कहता है कि फिर आप ग्राफ भी इंक्रीज का ही पढ़ा रहे हो, डिक्रीज का बना दूं तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखो प्राइस अगर डिक्रीज हो गया तो P2 प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पर, और सप्लाई भी तो कम हो जाएगी ना। ठीक है, राइट, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गए, दोनों पॉइंट को मिला दोगे तो ग्राफ तो बेटा अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा ना, क्योंकि रिलेशनशिप डायरेक्ट है। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हमने 4 बातें करी हैं, हमने पहले स्टेटमेंट, फिर अजम्पशन, फिर स्केड्यूल और फिर ग्राफ बनाया है। आपको क्वेश्चन 3 नंबर का मिलेगा, दिमाग मत चलाना, ये चारों चीजें करनी पड़ेगी। इस 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 चीज मैं क्यों करूं, मत करना, सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, ग्राफ, स्केड्यूल, अजम्पशन और स्टेटमेंट, चारों चीजें करनी पड़ेगी। राइट, आइए आगे बढ़े। अच्छा पहले डाउट तो नहीं है कुछ? लॉ ऑफ सप्लाई से अगर कोई डाउट है तो बताइए, बताइए बेटा। लॉ ऑफ सप्लाई से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नो सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये रहा, जी हाँ, डिस्टिंक्शन बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। मुझे आप में से कौन बता सकता है, सक्षम जी, सक्षम मुझे बताइए कि यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में एक बड़ा फर्क होता है, वो फर्क क्या है? सप्लाई नहीं, डिमांड। सर जो चेंज इन डिमांड होती है उसमें सर बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं। बहुत अच्छे। और सर उसमें सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं उस वाले। अच्छा किस वाले में बच्चे? सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वाला। हाँ बढ़िया बढ़िया। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में प्राइस की वजह से चेंज आता है, लेकिन चेंज इन डिमांड में फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से चेंज आता है, यही कहना चाहते हैं आप, और यही सही भी है, यही सत्य है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई के साथ भी बिल्कुल यही थ्योरी चलेगी, और बात करेंगे यहाँ पर चेंज की। तो मेरे साथ जुड़िए, समझते हैं चेंज का लॉजिक क्या है। एक बार देखें यहाँ पर सभी बच्चे, चेंज का मतलब बढ़ना भी होता है और घटना भी होता है, चेंज का मतलब दोनों होता है। सर इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। यहाँ पर भी चेंज है और चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही नजर आता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि यह है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और मैं कहता हूं यह है डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यही वाली फैमिली है ना यार, तो सरनेम तो साथ ही चलेगा ना, समझो। ठीक है, सिमिलरली इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, डिक्रीज इन सप्लाई, फैमिली चेंज इन सप्लाई की है तो सरनेम है ना, बच्चों के नाम है इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो इंक्रीज फैमिली का सरनेम, इन सप्लाई। यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज इसके भी हैं, नाम तो सेम हो सकते हैं ना। ठीक है, सरनेम भी सेम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग है भाई, क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पर भी क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन अब सुनना मेरी बात, अब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, इसका भी नाम इंक्रीज है, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और इसका भी नाम है इंक्रीज इन सप्लाई, तो इंक्रीज
इंक्रीज इंक्रीज, है ना। तो हमने यहाँ पर कहा कि यार इंक्रीज इंक्रीज क्या कर रहे हो, एक काम करो इसको, इसका मतलब एक्सपेंशन भी तो होता है, एक्सपेंशन इन सप्लाई भी बोल सकते हैं ना इसको। और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। डिक्रीज का मतलब कम होना, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्शन किसमें, इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अच्छा जी, अब हमने ये भी समझना जरूरी है हमें कि डिफरेंस आता है तो किसमें। एक बात देखो जरा ध्यान से, एक डिफरेंस आता है मेन हेडिंग्स के बीच में, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। जैसे मैंने डिमांड में पढ़ाया था, याद है, याद है डिमांड में, जैसे पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, ऐसे याद है तो बड़ा पीछे नहीं जाना, पिछली क्लास की बात है। अगला देखो, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में एक डिफरेंस आ सकता है और इंक्रीज इन सप्लाई के बीच में एक डिफरेंस आ सकता है। सर आप कहते हैं मेरे वाले पेपर में तो आया था एक्सपेंशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई में डिफरेंस बताओ। यार बात तो वही हो गई, ठीक है ना, बात तो इंक्रीज इंक्रीज की हो गई ना। अच्छा, एक डिफरेंस आ सकता है डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड का और डिक्रीज इन सप्लाई का, या हम उसको कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई। तो तीन तरह के डिफरेंस आ सकते हैं, पहला चेंज के बीच में, दूसरा एक्सपेंशन इंक्रीज, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज। बढ़िया है, आगे चलें। अब मैं मेन हेडिंग के बीच में पहले डिस्टिंक्शन कराता हूं। चलिए, मेन हेडिंग्स के बीच में डिस्टिंक्शन करने जा रहे हैं। यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई के लिए। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है, दिख रहा है पेन, ठीक है, इस पेन की सप्लाई, पिछली क्लास में डिमांड थी, अभी सप्लाई, इस पेन की सप्लाई अगर चेंज होती है सिर्फ और सिर्फ इसके प्राइस की वजह से, अगर इस पेन की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है सिर्फ और सिर्फ इसके प्राइस की वजह से, तो यह है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। यही पेन है, इस पेन की सप्लाई चेंज होती है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सर अदर देन प्राइस में क्या, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, फैक्टर इनपुट के प्राइस में चेंज आ गया, सर प्लास्टिक महंगा हो गया है ना, तो इस प्लास्टिक की कीमत महंगी हो गई, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो इसको कहेंगे चेंज इन सप्लाई। दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोर एलिमेंट्री डिफरेंस का पॉइंट है वो यही है, यही है। ठीक है, देखो, it occurs due to change in the price of the commodity itself, but it occurs due to change in the factors other than price. ठीक है, अगर ग्राफ बनाता हूं मैंने पिछली क्लास में कहा था, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो क्वांटिटी वाले पैरामीटर पे मुझे मूवमेंट मिलेगा, एक ही ग्राफ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम मूव करेंगे। लेकिन अगर मैं चेंज इन सप्लाई का ग्राफ बनाता हूं तो उसमें मुझे शिफ्ट मिलेगा, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड। ठीक है, समझिएगा। अच्छा, अब आपको ये बताना है बेटा चेंज कब होता है, चेंज में तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है ना, तो बताइए इंक्रीज कब होगा सप्लाई, डिक्रीज कब होगा। तो व्हेन प्राइस ऑफ द गुड राइजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो एक्सपैंड्स एंड वाइस वर्सा। जब प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। बट यहां पर तो जी सेवरल फैक्टर्स हैं, सेवरल फैक्टर्स मतलब प्राइस को छोड़कर, जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, change in government policy, change in the price of substitute good, change in the expected future price of main good. ठीक है, चेंज मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज, याद रखना इसको। ठीक है, अब आ जाइए कि सर इसका ग्राफ बना दें, ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा। मैं कहा ग्राफ बनाने से पहले भैया शेड्यूल बनाना होता है। देखो, एक्सपेंशन का केस दिख रहा है आपको, ये रहा एक्सपेंशन, इंक्रीज का केस, प्राइस 10 रुपए था, सप्लाई थी 100, कॉन्ट्रैक्शन में भी देख लो यार, प्राइस 10 रुपए, सप्लाई 100, इंक्रीज इन सप्लाई में भी प्राइस 10 रुपए और सप्लाई 100, डिक्रीज के केस में भी प्राइस 10, सप्लाई 100, यानी ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए था और सप्लाई थी 100, बस इतना मैंने कर दिया। अब आइए मैं आगे की कहानी बताता हूं। आगे की बात यह है कि प्राइस बढ़ गया सर, सप्लाई भी बढ़ गई। कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन था, इसको कहेंगे एक्सपेंशन इन सप्लाई। किसकी वजह से सप्लाई बढ़ी है, प्राइस की वजह से, एक्सपेंशन कहलाता है। आ जाओ इधर देखो जरा, प्राइस 10 रुपए से 5 हो गया, सप्लाई 100 से 50, यहां प्राइस कम सप्लाई कम, क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलोगे इसको, क्योंकि प्राइस की वजह से चेंज हुआ है। सिमिलरली यहां पर आइए, प्राइस पे तो भैया कोई असर ही नहीं पड़ा, प्राइस तो कांस्टेंट है, पहले भी 10 रुपए था आज भी 10 रुपए है, पता नहीं क्यों सेलर्स खुश हो रहा है, सप्लाई बढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्यों का जवाब है ये, दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द सेवरल फैक्टर्स, इनकी वजह से, इनमें चेंज आने की वजह से सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, एंड अगेन आइए यहां पर एक बात करते हैं और कि इसमें प्राइस में चेंज नहीं आया, सप्लाई कम हो गई, अगेन ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ठीक है,
एंड फाइनली अब ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस था 10 रुपए ओरिजिनल, बेटा ओरिजिनल वाला ये रहा, प्राइस था 10 रुपए, सप्लाई थी हमारी 100, ठीक है। अभी क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हुआ 15 हो गया, प्राइस इंक्रीज होके 15 हो गया। 15 रुपए के प्राइस पर हमारी सप्लाई कितनी आ रही है, 150। देखो इधर पहले इस पॉइंट पे थे, स्क्रीन को देखना है, पहले इस पॉइंट पर थे, अभी आप इस पॉइंट पर हो। मूवमेंट किधर है, अपवर्ड है, मूवमेंट किधर है, अपवर्ड है। क्या बोलेंगे इसको, एक्सपेंशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। देखो इधर प्राइस कम हुआ, 10 रुपए से 5 रुपए हो गया, सप्लाई 100 से 50 हो गई, सप्लाई भी कम हो गई, ठीक है। तो पहले इस पॉइंट पर थे, अभी इस पॉइंट पर आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, बोल दो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा इसमें, एक पॉइंट से एक ही ग्राफ पे कर्सर और स्क्रीन को ध्यान से देखिए, एक ही ग्राफ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं हम लोग, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। यहां पर देखिए प्राइस 10 रुपए था सर, वो 10 रुपए ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सप्लाई कितनी थी, पहले आपकी सप्लाई थी 100, सप्लाई कर्व कैसा था, ऐसा। अभी सप्लाई में चेंज आ गया, सप्लाई बढ़कर हो गई 150, यानी सप्लाई कर्व हो गया राइटवर्ड शिफ्ट। दिस इज व्हाट, क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीज बोलेंगे। प्राइस में चेंज नहीं आया, लेकिन सप्लाई आपकी घटकर 50 हो गई, 50 हो गई, क्या बोलेंगे इसको, डिक्रीज बोलेंगे। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर सप्लाई कर्व में शिफ्ट कैसा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड, डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्टवर्ड, ठीक है। लेकिन यहां पर एक्सपेंशन में और कॉन्ट्रैक्शन में क्या मिल रहा है आपको, मूवमेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, मूवमेंट, या तो अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट। डन है, आ गया समझ में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। सिमिलर पैरामीटर्स अपनाते हुए एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, पहला पॉइंट कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल सेम। सेकंड पॉइंट में देखिए, आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हो बेटा, एक्सपेंशन तो बताना पड़ेगा कौन सा मूवमेंट होता है। एक्सपेंशन में कौन सा मूवमेंट देखा गया था, अपवर्ड मूवमेंट, बहुत अच्छे। और यहाँ चेंज इंक्रीज इन सप्लाई में कौन सा शिफ्ट देखा गया था, राइटवर्ड शिफ्ट। खाली इतना सा चेंज करना है आपको, बाकी पूरा पॉइंट सेम है। फिर आपको बताना है जी एक्सपेंशन किसकी वजह से होता है, आप बोलेंगे ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। और यहां पर सेवरल फैक्टर। इंक्रीज इन सप्लाई किसकी वजह से होता है, बेटा चेंज नहीं लिखना आपने, चेंज का मतलब तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो जाता है। आपने बताना है टेक्नोलॉजी में कैसा बदलाव आया कि सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, कैसा। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, जब एडवांस होगी टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद फैक्टर इनपुट सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, लेबर सस्ता हो गया ना, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस फॉल हो गया, भैया वो सस्ता हो गया, उसको बेचने में फायदा नहीं है, ये वाला हम ज्यादा बढ़ाएंगे, मेन प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाएगी। सोचो ना, अगर एलईडी का प्राइस गिर जाता है और एलसीडी का प्राइस बढ़ जाता है, तो हम एलसीडी की सप्लाई बढ़ा देंगे ना, ठीक है जी। एंड फिर फाइनली एक्सपेक्टेड फॉल इन द प्राइस। फ्यूचर में प्राइस, मेरे पास ये पेन है आज 50 रुपए का बिक रहा है, फ्यूचर में ये 15 रुपए का मिलने वाला है, तो आज मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि आज बेचूंगा तो 50 रुपए मिलेंगे, कल बेचूंगा तो 15 रुपए मिलेंगे, ये चीज है, ठीक है ना। चेंज की जगह पे बताना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ चेंज। उसके बाद शेड्यूल आप देख सकते हैं, 10 रुपए से 15, प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया लेकिन सप्लाई इंक्रीज हो गई। फिर फाइनली ग्राफ बना दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन, और राइटवर्ड शिफ्ट जा रहा है, दिस इज इंक्रीज, ठीक है जी। मैंने पिछली क्लास में बताया था कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज का डिफरेंस मैंने नहीं दिया हुआ है, डिमांड में भी नहीं है, सप्लाई में भी नहीं है, कर लोगे, कोई जवाब नहीं है किसी का, नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए, उसका आंसर बताइएगा। What are the factors that may shift the supply curve rightwards? What are the factors that may shift the supply curve rightwards? Use of advanced technology, fall in price of factors,
सामने आंसर, बिल्कुल सामने आंसर लिख कर दिया है मैंने। सर ये जो फैक्टर्स आप देख रहे हैं, ये वाले स्क्रीन पे देखो जरा, ये वाले फैक्टर देख रहे हो, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। और इन्हीं को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो दोज फैक्टर्स जिनकी वजह से सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, वो इनका रिवर्सल होगा। यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की जगह यूज ऑफ ओल्ड या इंफीरियर टेक्नोलॉजी, फॉल की जगह राइज कर देंगे, यहाँ पर सब जगह फॉल की जगह राइज हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स, यानी डिक्रीज इन सप्लाई के रीजंस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये स्टेट द कॉज या स्टेट द कॉजेस दैट मे शिफ्ट द सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड, दीज आर, रिवर्स कर दिया है मैंने। राइज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट, यूज ऑफ ओल्ड या इंफीरियर या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, rise in the tax rate, rise in the price of substitute good, expected rise in the price of main product। ये ठीक है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है सेपरेटली। अच्छा फाइनली ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया आपको, क्वेश्चन आएगा ये देखो, what will be the effect on supply of main good when price of factor input rises। हमने पढ़ा है ना अभी बेटा, क्या पढ़ा था हमने कि प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट अगर राइज होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारा राइज होगा और हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। एक बात बताओ, इधर देखो जरा ध्यान से, अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर हमारी सप्लाई कम हो रही है यहाँ पर, तो कॉज क्या है, कारण क्या है? प्राइस है क्या? उस प्रोडक्ट का प्राइस तो रीजन नहीं है ना, फैक्टर अदर देन प्राइस है कि नहीं? तो इसका मतलब ग्राफ बनेगा तो उसमें शिफ्ट मिलेगा, मूवमेंट नहीं। ये देखो इधर, कमोडिटी का प्राइस सर पहले भी 200 था, याद आया एग्जांपल, आज भी 200 है, लेकिन हम पहले सप्लाई करते थे इस अमाउंट की, मान लो 1000 यूनिट बेचते थे, आज सर हम 500 यूनिट बेच रहे हैं। सप्लाई कम हो गई है, क्यों? क्योंकि हमारा फैक्टर इनपुट महंगा हो गया है सर। पहले देखो फैक्टर इनपुट का प्राइस 100 रुपए था, ठीक है, अभी फैक्टर इनपुट का प्राइस हो गया 120, हमने सप्लाई कम कर दी। प्राइस पहले भी हमारा 200 था सर, आज भी 200 है, सप्लाई कम हुई किसकी वजह से? ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स। एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन, इसी का पार्ट, दूसरा पार्ट चेक करिए, ये वाला पार्ट, ये यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आ जाओ यहां पढ़ेंगे। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, देखो जरा ध्यान से, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम होता है और सप्लाई आपकी बढ़ती है, क्योंकि फायदा होता है, ठीक है ना। देखो पहले हम पुरानी टेक्निक यूज करते थे, प्राइस हमारा पहले भी था 200 रुपए, सप्लाई करते थे हम इतनी, कितनी, 1000 यूनिट्स की, और आज कितना है, 1500, ठीक है, सप्लाई बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हम आज नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ये है राइटवर्ड शिफ्ट। इसी तरीके से टैक्स की बात करें, अगर 10 रुपए का टैक्स था, देखो यहाँ देखो, 10 रुपए का टैक्स था, प्राइस हमारा पहले भी 200 था मान लीजिए, और आज भी 200 है, प्राइस में चेंज नहीं है। टैक्स पहले था कितने रुपए का जी, 10 रुपए का, अभी टैक्स हो गया 12 रुपए का, ठीक है, 10 इज इक्वल टू क्या है, टैक्स, और ये क्या है, न्यू टैक्स। टैक्स बढ़ गया आपका तो सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने फायदा ही नहीं हो रहा, आपको प्रॉफिट कम हो जा रहा है, सप्लाई कम कर देंगे। ये है आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई। अगर नहीं समझ आया है, किसी को डाउट है, कोई समस्या है तो बताइए। हाँ जी बेटा, थ्योरी ऑफ सप्लाई कंप्लीट होता है ये। अगली क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये जो दोनों चैप्टर पढ़े हैं इनका कंबाइंड अप्रोच है, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे हम अगली क्लास में, कॉन्सेप्ट समझेंगे और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अटेंड करिएगा, और उससे पहले ये जो फैक्टर्स हैं इनको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इलास्टिसिटी की, ठीक है। और टेस्ट का स्केड्यूल देख लीजिएगा, टेस्ट कौन सी तारीख को है और टॉपिक क्या आने वाला है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।